नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास को हम लोग देख रहे हैं और आज का ये चौथा वीडियो है। आपको डेली 10 मिनट हमारे साथ देना है और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की कंप्लीट ईयरली पीडीएफ उपलब्ध हो गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए, या आपको जीएस हिंदी की बेहतरीन नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीट्रिपलएससी के सभी एग्जाम के लिए, तो भी आप इसी नंबर पर संपर्क करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैं जब आपको क्विक रिवीजन करवा रहा था तो वहाँ पर नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन जो कुछ प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और ये दूसरा शासक हुआ। इसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का, समूचे मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। अशोक भी मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित था। और इसके बाद बहुत सारे शासक हुए, लेकिन जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ मौर्य। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ मौर्य था। ओके, आइए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे यूनानी ग्रंथों में, खासकर जैसे सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोप्टस एक नाम उसको भी कहा गया है। लेकिन जो सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है सेंड्रोकोट्स। और सेंड्रोकोट्स सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने कहा था। इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला महान ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो कि पालीब्रोथा के नाम से जानी जाती थी। पालीब्रोथा नाम इसको मेघस्थ नीज ने दिया था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ओके, चलिए चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार को शास्त्रों में यूनानियों ने अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा है। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, इसको अमित्रघात की उपाधि दी गई है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया था। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यहाँ पर एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए। इसके दरबार में एक और राजदूत आया था, मिस्र का शासक टालमी द्वितीय जो मिस्र का शासक था, उसने अपने राजदूत जिसका नाम था डायनोसिस, उसको भी बिंदुसार के ही दरबार में भेजा था। तो याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए थे। पहला डाइमेकस भी आया था और दूसरा डायनोसिस भी आया था। ओके, बिंदुसार के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध आजीवक संप्रदाय के विद्वान रहते थे जिनका नाम था पिंगलवत्स। ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। ओके, चलिए बिंदुसार के बाद महान अशोक सम्राट राजा बनता है। ये मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। पुराणों में जो पुराण है उसमें अशोक का नाम अशोक वर्धन है। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही किया। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, जो इसके अभिलेख हैं उसमें मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक, इसका नाम अशोक है, जबकि अन्य अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है। ये अशोक के विभिन्न अभिलेखों में विभिन्न नाम दिखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कलिंग युद्ध बहुत ही फेमस है, 261 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कलिंग शासक, उस समय कलिंग शासक नंदराज था और उसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग युद्ध के पश्चात ही, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था, लगभग ऐसा माना जाता है कि उसमें 2.5 लाख सैनिक मारे गए थे। उसी के बाद से अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया, धम्म विजय की नीति को अपनाया। उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो ये कलिंग युद्ध एक प्रकार से कहें तो अशोक के जीवन काल का टर्निंग पॉइंट था। ओके, चलिए
यहाँ पर एक बात छूट गई थी चंद्रगुप्त मौर्य वाले में, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण, जो सुदर्शन झील आप लोग अक्सर सुनते हैं, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्य गुप्त ने करवाया था। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अशोक के अभिलेखों को। सबसे ज़्यादा प्रश्न मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों से ही आते हैं, और अशोक के जो अभिलेख हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, जो अशोककालीन अभिलेख थे उन सभी की भाषा प्राकृत थी, सिर्फ एक अभिलेख को छोड़कर। कंधार अभिलेख ग्रीक आर्मेइक भाषा में था, ग्रीक आर्मेइक भाषा में था कंधार अभिलेख, और बाकी सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, सिर्फ मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख ये खरोष्ठी लिपि में हैं। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसको नोट डाउन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और एक बार इसको 2 बार देखिएगा तो निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बृहत शिलालेखों पर। बृहत शिलालेख अशोक के कुल 14 थे, इससे अक्सर प्रश्न आते हैं। जो महत्वपूर्ण इन 14 में से हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है? पहले शिलालेख में अशोक ने बताया है पशु बलि की निंदा, पशु की जो बलियां होती थीं उस पर निंदा। इसके अलावा जो सामाजिक उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगने की बात पहले शिलालेख में कही गई है। इसके अलावा पहले शिलालेख में ही अशोक ने जो उसकी प्रजा थी उसको अपनी संतान माना है, यानी सारी प्रजा अशोक की संतान है, ऐसा पहले शिलालेख में कहा गया है। ओके, द्वितीय शिलालेख की हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से दक्षिण भारतीय राज्य? चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी श्रीलंका में था। इन 4 दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय शिलालेख में किया गया है। ओके, इसके बाद तृतीय शिलालेख भी इंपॉर्टेंट है। इसमें युक्त और रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन है। 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है, 5वां अभिलेख। इसके बाद 8वां इंपॉर्टेंट है। 8वें अभिलेख में अशोक की धम्म यात्रा, जो बोधगया की यात्रा थी, लुम्बिनी की यात्रा थी, इन सब का वर्णन 8वें शिलालेख में, अभिलेख में अशोक के किया गया है। इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 13वां अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध जो 261 BC में हुआ था, उस कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में है। इसके अलावा इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात की गई है। कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा और विदेशों में धम्म का प्रचार, जो उसकी धम्म नीति थी उसका प्रचार भी इस अभिलेख में करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6, इन 14 में से 6 से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब अशोक के हम स्तंभ लेखों को देखते हैं। ये तो शिलालेख हो गए। स्तंभ लेखों के देखिए, जो स्तंभ लेख हैं इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। कुल स्तंभ लेखों की संख्या लगभग 7 थी, यानी 7 बृहद थे और कुछ लघु भी थे, छोटे भी थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आप लोग उसको जानिए। दिल्ली मेरठ व दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। देखिए यहाँ पर दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा से क्या मतलब है कि ये पहले मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा का मतलब है टोपरा हरियाणा में है, पहले ये हरियाणा के टोपरा में था, लेकिन इसको दिल्ली लाया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ओके, रानी का अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी का अभिलेख ये कौसाम्बी स्तंभ लेख, कौसाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। उसका एक पुत्र था तीवर, उसका उल्लेख इसी में किया गया है, रानी के अभिलेख में। रुम्मनदेई स्तंभ लेख नेपाल में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये वर्णन है कि अशोक ने लुम्बिनी में, जब लुम्बिनी की यात्रा की थी अशोक ने, तब वहाँ पर उसने बलि जो कि एक धार्मिक कर होता था उसको माफ़ किया, तथा भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। ये रुम्मनदेई स्तंभ लेख नेपाल में स्थित है, इससे ज्ञात होता है, तो इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख कहते हैं। ये अशोककालीन कुछ प्रमुख अभिलेख हुए। अब हम आते हैं मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं। देखिए, मौर्य काल में तो वैसे तो बहुत सारे अधिकारी थे, मौर्यकालीन अधिकारियों की संख्या बहुत है। जैसे कुछ
जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको तीर्थ या अमात्य के नाम से जाना जाता था। उनकी संख्या 18 थी। देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पूरा वीडियो सुनिए। बहुत चीज़ें आपको वैसे भी समझ में आएगी और जो इम्पोर्टेंट है वो तो लिखी ही हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में तीर्थ या अमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इनकी संख्या 18 है और इन्हीं के अंडर में बहुत सारे पद आते थे। इसके अलावा कुछ अध्यक्ष भी होते थे जो विभिन्न विभागों के प्रधान भी होते थे। इन दोनों को मिलाकर जो कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं उसके बारे में अक्सर हम लोग जो परीक्षा में आते हैं देखते रहते हैं, उसके बारे में लोग जानते हैं। समाहर्ता, समाहर्ता मौर्य काल का वित्त मंत्री था, कर निर्धारण अधिकारी था। सन्निधाता, ये कोषागार का संरक्षक था, कोषागार का रखवाला था। कर्मांतिक, ये उद्योग मंत्री था। ओके, उद्योग का मंत्री था ये। पण्याध्यक्ष, ये व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख होता था। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का ये अध्यक्ष था। महामात्य सर्प, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। धर्मस्थीय, धर्मस्थीय मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को कहते हैं, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहते थे। मौर्य काल में अदेव मात्रिक किसे कहा जाता था? ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी उसको अदेव मात्रिक कहा जाता था। ये कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ और कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो कि मौर्य काल के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोगों को जानना चाहिए। मौर्य काल में एक प्रसिद्ध यात्री आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगस्थनीज, उसके बारे में जानते हैं। ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसी का यह राजदूत था मेगस्थनीज। 304 बीसी से 299 बीसी तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसने भारत जो अपनी यात्रा की उस दौरान एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। पुस्तक का नाम इंडिका। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के जो विभिन्न प्रकार के उन्होंने भारत में क्रियाकलाप देखे, विभिन्न चीज़ों को देखा, उसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। उसमें उसने कहा है कि भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था तथा भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास नहीं थे। इंडिका में ही पाटिलपुत्र के नगर प्रशासन का बहुत ही अद्भुत और सुंदर वर्णन किया गया है मेगस्थनीज के द्वारा। इसके बाद देखिए, मौर्य काल में अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। देखिए, चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। इसी में राज्य के 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है तथा इसी में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत यानी जो एक राजा को या एक राज्य को चलाने के लिए जो 7 प्रमुख अंग होने चाहिए राज्य के, वो कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये अक्सर पूछता है, याद रखिएगा, ये सप्तांग सिद्धांत हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, जबकि मेगस्थनीज कहते हैं कि भारत में दास थे ही नहीं। तो इसी में दोनों लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति होती है। ठीक है, लेकिन जब कभी परीक्षा में प्रश्न आता है तो वो आपको स्पेशली मेंशन करेगा कि मेगस्थनीज के अनुसार या अर्थशास्त्र के अनुसार। ओके, अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम और गन्ना की फसल को सबसे निकृष्ट फसल बताया गया है। ओके, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आज इतना ही करते हैं। आप लोग डेली ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। पूरा इतिहास खत्म होगा, पूरा विज्ञान खत्म होगा, पूरा पॉलिटी खत्म होगी, पूरा ज्योग्राफी खत्म होगी। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के पहले आपको क्विक रिवीजन सीरीज ऐसे ही मिलती रहेगी। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा जीएस हिंदी की बेहतरीन नोट्स है। देखिए, हमारे चैनल पर आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आपको ये लगे कि इस चैनल वाले या हमारे चैनल ने आपके साथ धोखा किया है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार भी जुड़े हैं तो एक बार बिना कुछ सोचे समझे हमारे जो नोट्स हैं उसको लेकर उसको एक बार पढ़ लें। निश्चित रूप से आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। या अगर आप लोग बहुत दिन से भटक रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो भी आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, हमने इसको पहले ही ले लिया होता तो आज हमारा 1-2 साल बच जाता। ठीक है, धन्यवाद।